हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएस कोड के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। उनको डिटेल में उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई या कोई भी ए या जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिपीट होते दिखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है? एज पर आई एस 383/1970 द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट पासिंग। फाइन एग्रीगेट का पासिंग परसेंटेज पासिंग पूछ रहा है थ्रू 2.36 mm। ठीक है, सेल इन द रेंज ऑफ फॉर जोन टू फाइन एग्रीगेट। ये पूछ रहा है कि जो जोन टू फाइन एग्रीगेट होता है उसके लिए 2.36 mm से कितना परसेंटेज पासिंग होगा, ये पूछ रहा है। तो जोन टू क्या है? देखो, जो फाइन एग्रीगेट है उसको हमने अलग अलग जोन में डिफाइन करके रखा हुआ है। जोन एक से लेकर जोन चार तक उसके साइज के हिसाब से, परसेंटेज पासिंग के हिसाब से। तो पहले देख लेते हैं कि ये जोन क्या होते हैं। ठीक है, देखो ये एक टेबल है उन जोन्स की। ये जोन वन का परसेंटेज पासिंग है, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री और जोन फोर की। देखो ये सीव का साइज है 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm। ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे सीव का साइज। तो जो 10 mm से जो परसेंटेज पासिंग होगी सबकी 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा फाइन एग्रीगेट का साइज होता है वो होता है 4.75 mm से 0.075 mm के बीच में। मतलब 4.75 mm से जो भी बड़ा साइज होगा वो सब फाइन एग्रीगेट नहीं कहलाएगा, इसलिए 10 mm से सब पास हो जाएगा। तो 10 mm हर के लिए, सभी के लिए 100% है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 2.36 mm और जोन टू से कितना पासिंग होगा। तो ये वाली वैल्यू आएगी 75 से 100% पासिंग मिलेगी आपको जोन टू में 2.36 mm से। ठीक है, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जोन टू में पूछा है 2.36 mm से पासिंग, तो 75 से 100 mm। अब इस टेबल को याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो, इस टेबल में ध्यान दो कि जैसे जैसे हम जोन वन से जोन फोर की तरफ जाएंगे हर किसी रो में, तो आपको परसेंटेज पासिंग इंक्रीज होती दिखेगी। देखो 10 के लिए तो हर किसी के लिए 100% है, इसको छोड़ दो। बाकी देखो ये 90 से 100, 90 से 100, 90 से 100, ये 95 हो गई। तो ये जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है परसेंटेज पासिंग। वैसे ये 60 से 95 इंक्रीज होकर 75 से 100 हो गई, फिर 85 से 100 हो गई, फिर 95 हो गई। तो ये जैसे जैसे हम जोन वन से जोन फोर की तरफ जाएंगे तो परसेंटेज पासिंग इंक्रीज होगी, मतलब जो हमारा साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट है वो डिक्रीज होगा। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इस कॉलम को याद कर लो, उसके रिस्पेक्ट में आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आईएस कोड प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर फॉर इरिगेशन एंड पावर चैनल। ठीक है, किसके लिए? डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर के लिए आईएस कोड पूछ रहा है, कौन सा होता है। देखो, जो कैनाल है, कैनाल से रिलेटेड कुछ आईएस कोड है, उनको देख लेते हैं पहले हम। देखो, आईएस कोड 6004/1980 ये होता है सेडिमेंट इजेक्टर और इरिगेशन एंड पावर चैनल के लिए, आईएस 6004। इसके बाद आईएस 3860/1996 ये होता है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिकास्ट सीमेंट कंक्रीट स्लैब फॉर कैनाल लाइनिंग। जब हम कैनाल लाइनिंग करते हैं तो उसके लिए अगर हमको प्रिकास्ट सीमेंट कंक्रीट के स्लैब बनाना है, उसके लिए हम रेफर करते हैं आईएस 3860 को। उसके अलावा एक 6531 होता है आईएस, ये होता है कैनाल हेड रेगुलेटर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये कैनाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड्स हैं। और हमारे क्वेश्चन में पूछा है इसने सेडिमेंट के लिए, तो ये था 6004/1980, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 6004। तो अगले क्वेश्चन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आप एसएससी जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे MQPP मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम को या टेस्ट सीरीज को। जो MQPP है, इसमें आपको क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट के, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगे। और साथ में आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है कॉन्सेप्ट को लेकर, वो सभी क्लियर हो जाएंगे इस MQPP कोर्स से।
और साथ में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है तो ये टेस्ट सीरीज आप इनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में का पैटर्न बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के जैसा है, जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल से मैच करेगा। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके, और आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग परचेज करना है तो अलग अलग भी मिल जाएगा, और आपको साथ में कॉम्बो परचेज करना है तो आप अब एक 1600 रुपये में अफोर्डेबल प्राइस में इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एज पर आई एस 1742/1983 नॉर्मली a sewer shall be designed for discharging plank times dry weather flow flowing half full with a minimum self cleansing velocity of। क्या पूछ रहा है ये डिजाइन डिस्चार्ज पूछ रहा है सीवर के लिए कि आप ड्राई वेदर फ्लो के कितने टाइम्स लोगे डिजाइन डिस्चार्ज, और साथ में पूछ रहा है कि मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी लोगे जब जब वो हाफ फुल फ्लो करेगा। तो जो ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है, ये मिनिमम मिनिमम फ्लो होता है एक ड्राई वेदर में। ठीक है, तो इतना तो आप डिस्चार्ज के लिए लोगे नहीं डिजाइन डिस्चार्ज के लिए, इसका आप 3 टाइम्स लेते हो डिजाइन डिस्चार्ज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और साथ में जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो कंसिडर करते हैं 0.75 मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, तो जो डिजाइन डिस्चार्ज होता है वो 3 टाइम्स होता है ड्राई वेदर फ्लो के, और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑप्शन है ये फोर्थ वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो सीवर डिजाइनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात की वही बात है, जो आपका डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो 3 टाइम्स होगा ड्राई वेदर फ्लो के। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है, और साथ में जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो 0.75 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद में देखते हैं, देखो ये एक टेबल है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है सीवर का ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में, और साथ में डिस्चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 1/57 तक का ग्रेडियंट है तो 100 mm डाया पाइप यूज करेंगे। इससे अगर ग्रेडियंट कम हो गया, 1/100 हो गया, तो यूज करेंगे 150 mm को, और कम हो गया 1/145 तो यूज करेंगे 200 mm को। तो देखो ये जैसे जैसे आपका ग्रेडियंट या स्लोप कम होते जा रहा है वैसे वैसे इसका जो साइज है डाया का वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस तरीके से इस टेबल को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये क्वेश्चन में इससे एग्जाम से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखना है इस टेबल को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एज पर आई एस क्लासिफिकेशन, आई एस कोड कौन सा दिया है, आई एस 1498/1970, द ग्रेन साइज पर्टेनिंग टू फाइन सैंड का ग्रेन साइज पूछा है। फाइन सैंड टाइप सॉइल सीज। देखो जो सैंड होती है उसका साइज क्या होता है, सैंड का साइज होता है 4.75 mm, ये मैक्सिमम साइज है, और मिनिमम साइज होता है 0.075 mm। ठीक है, इसको आप 75 माइक्रोन बोलते हैं। अगर इन दो साइज के बीच में अगर हमारे पास सॉइल है तो उसको बोलते हैं सैंड। ठीक है, लेकिन इन दो साइज के बीच में भी हमने अलग अलग उसको क्लासीफाई करके रखा हुआ है। इसको हमने कोर्स, मीडियम और फाइन सैंड में क्लासीफाई किया हुआ है। तो अगर 4.75 mm और 2 mm के बीच में हमारा साइज है तो उसको बोलेंगे हम कोर्स सैंड। ठीक है, और 2 mm और 0.425 mm, इसको आप 425 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, के बीच में अगर साइज है इसके बीच में तो उसको बोलेंगे मीडियम सैंड। ठीक है, ये हो जाएगा कोर्स सैंड और ये है मीडियम सैंड। और अगर इससे छोटा साइज है और 75 माइक्रोन के बीच में तो इसको बोलेंगे फाइन सैंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में फाइन सैंड का साइज पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में, मतलब 0.425 और 0.075 माइक्रोन के बीच, के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है साइज के हिसाब से, क्लासिफिकेशन वो देख लेते हैं। देखो सैंड का मैंने आपको बताया साइज क्या होता है, 75 माइक्रोन और 4.75 mm के बीच में होता है। देखो 3 इसके अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स, ये हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। ठीक है, इसके बाद में देखो हम कहाँ से आ गए, 4.75 mm से हम आ गए थे कहाँ तक, 0.075 mm तक। ठीक है, अगर आप इससे और फाइन जाओगे 2 mm तक,
सॉरी 0.002 mm, 2 माइक्रोन होता है, 0.002 mm तक। तो इस साइज के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं सिल्ट। और जो 0.002 mm या 2 माइक्रोन इससे जो छोटा होता है उसको बोलते हैं क्ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 2 माइक्रोन से अगर छोटा है तो इसको बोलेंगे क्ले। और 2 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, ये 75 माइक्रोन क्या है, ये मिनिमम साइज है सैंड का, मिनिमम साइज ऑफ सैंड है ये। ठीक है, इससे अगर छोटा होगा हमारा डायमीटर पार्टिकल का और 2 माइक्रोन से बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो उसको बोलेंगे सिल्ट। ठीक है, सिल्ट को भी 3 प्रकार से डिफाइन करके रखा हुआ है। ये 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक फाइन सिल्ट है, 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में मीडियम सिल्ट है, और 20 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में कोर्स फील्ड है। ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है अपन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। द परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील बार कंसिडर्ड एज पर IS 3370। क्या बोल रहा है, जो आपकी माइल्ड स्टील बार होती है उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, वो कितनी हमको लेना है। और एज पर IS 3370, ये जो एज पर IS 3370 इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जो आपको बहुत सारे RCC स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के बारे में ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आप। ठीक है, तो ये जो IS 3370 है इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं पहले। देखो, ये कोडल प्रोविजन है IS 3370 के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास में माइल्ड स्टील है तो उसकी स्ट्रेंथ आप कितनी लोगे परमिसिबल, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी होगी 115 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और वैसे अगर आपके पास में HYSD है तो कितनी लोगे 130। माइल्ड स्टील के लिए 115, HYSD के लिए 130। ये आपकी बात हो गई स्टील की। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्रीट की, कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में। कंक्रीट का अगर आपका M25 ग्रेड है तो डायरेक्ट टेंशन में आप उसकी स्ट्रेंथ लोगे 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बेंडिंग के साथ थोड़ी सी ज़्यादा लोगे, वो लोगे 1.8। वैसे ही M30 के लिए 1.5 और 2। ठीक है, तो जो हमको क्वेश्चन में पूछा था वो माइल्ड स्टील का पूछा था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है, देखो ये पूछा है माइल्ड स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, और 130 किसके लिए होता है, ये HYSD के लिए होता है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये जो IS 3370 है ना, इसके हिसाब से ये भी पॉइंट, जो हमारा सीमेंट कंटेंट होगा मैक्सिमम वो 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। इससे ज़्यादा क्यों नहीं लेंगे, श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है आपका पर एम क्यूब, ये 320 kg होगा मिनिमम। उसके अलावा जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है ये होगा M30, इससे कम आपको यूज़ नहीं करना है। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.45, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और जो आपका कवर है नॉमिनल कवर, ये 45 mm आपको मिनिमम आपको लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है IS 3370 के। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एज फॉर IS कोड 456। ठीक है, ये 456 किसके लिए होता है आपको मालूम होगा, ये RCC के लिए होता है। ठीक है, 2000 provisions the tolerance of placing the reinforcement in a structural member having effective depth more than 200 mm shall be। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास में कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी जो डेप्थ है वो 200 mm से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी डेप्थ है ये 200 mm से ज़्यादा है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट प्लेस करते हो तो उसकी जो स्पेसिंग होगी उसका टॉलरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है, डेप्थ मोर देन 200 mm के लिए। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ये क्लॉज 12.3.1 का क्लॉज है IS 456 का। इसमें जब आपकी इफेक्टिव डेप्थ आपको 200 mm या उससे कम आपके मेंबर की रहेगी, जो टॉलरेंस होगा, जो टॉलरेंस की जो लिमिट है टॉलरेंस की, वो 10 mm होगी, ±10 mm। ठीक है, और अगर आपका इफेक्टिव डेप्थ मेंबर की 200 mm से ज़्यादा है तो आप 15 mm तक आप टॉलरेंस ले सकते हो, ये लिमिट है आपकी। तो यहाँ पूछा है आपका 10 और 15 mm की लिमिट है टॉलरेंस की। यहाँ पूछा है 200 mm से ज़्यादा, तो आप उसके लिए 15 mm ले सकते हो। कितना, 15 mm। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 mm। ठीक है, और 10 mm किसके लिए होता है, ये जब आपका लेस देन 200 mm जब आपकी
थिकनेस होगी उसके लिए होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेट्स विद आईएस कोड। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड होता है वो पूछ रहा है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होती है, ये एक सीमेंट होती है जिसमें हम क्लिंकर के साथ में वाटर रिपेलिंग एजेंट मिक्स करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, वो ओलिक एसिड, ओलिक एसिड एक होता है, दूसरा होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड, सॉरी, ये वाटर रिपेलिंग एजेंट होते हैं। इनको हम मिक्स करते हैं हमारी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में और हमको मिलती है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, तो कुछ सीमेंट्स के लिए कुछ कोड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं पहले। देखो, ये IS 8041 ये किसके लिए होता है, ये होता है रैपिड हार्डनिंग के लिए। ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होता है, IS 8041। और IS 6452 होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। और IS 8043 ये होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये 6909 ये होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपका सल्फेट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे वहाँ पे आप सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज करोगे। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे। और हाई एल्यूमिना सीमेंट कहाँ यूज करोगे आप रिफ्रैक्टरी पर्पस के लिए या प्रिकास्ट के लिए वहाँ पे आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था हाइड्रोफोबिक के लिए, तो हो जाएगा आंसर 8043। देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8043 1991। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, विच IS कोड रिकमेंडेड एज गाइडलाइंस फॉर स्टैकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जैसे सीमेंट बैग होते हैं, सीमेंट बैग्स, उसको आप जो उसकी आप स्टैकिंग करते हो तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है। वो गाइडलाइंस आपको किस IS कोड में मिलेगी ये पूछ रहा है। तो वो गाइडलाइन आपको मिलती है IS 4082 में। ठीक है, ये 4082 इसके लिए होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए होता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो IS कोड्स हैं दूसरे, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो 4082 है ये स्टैकिंग और स्टोरेज के लिए है, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, 4082 1996 इसको याद रखें। उसके अलावा जो 6074 था ऊपर ऑप्शन में, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ होटल्स, ये सिविल का नहीं है। ये बाकी जो है वो सब दूसरे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर है वो IS 4082, ये यूज होता है स्टोरेज और स्टैकिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की लिमिट पूछ रहा है। और मिक्सिंग कंक्रीट, कंक्रीट में मिक्स करने के लिए जो वाटर हम यूज करेंगे एज पर IS 456/2000। देखो, जो IS 456/2000 है वहाँ पे हम जो वाटर यूज करते हैं हमारे कंक्रीट में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, पहले उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। देखो, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डेंजरस होता है, वो हमारे कंक्रीट को ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है अगर इससे ज़्यादा आपकी कंटेंट आपको मिलेगा तो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक की लिमिट होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ये थोड़ा इससे कम डेंजर होता है इसलिए इसकी लिमिट ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सल्फेट की लिमिट होती है 400। ये भी डेंजर है, क्यों, ज़्यादा सल्फेट होगा सल्फेट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लोराइड्स की लिमिट होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर जब आप प्लेन कंक्रीट में यूज़ करोगे। ठीक है, PCC में यूज़ करोगे आप, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। और क्लोराइड्स की लिमिट होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर जब आप RCC में यूज़ करोगे। ठीक है, उसके अलावा सस्पेंडेड मैटर ये 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे एग्जाम में। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ऑर्गेनिक मैटर की लिमिट पूछा है, परमिसिबल लिमिट। तो ऑर्गेनिक के लिए होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो जिंजर किसके लिए होती है, इनऑर्गेनिक के लिए होती है। ठीक है, और ये 400 मिलीग्राम पर लीटर होती है सल्फेट के लिए।
और 2000 मिलीग्राम पर लीटर ये होती है। ये सस्पेंडेड मटेरियल, सस्पेंडेड सॉलिड के लिए होती है। ठीक है, तो ये लिमिट्स हैं, ध्यान रखो, ये हमेशा एग्जाम्स में आपको देखने मिलेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एज पर आई एस 383 1970, ये 383 अगेन ये एग्रीगेट के लिए होता है। ठीक है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV के बारे में पूछा है। फॉर एग्रीगेट यूज इन कॉन्क्रीट अदर देन वेयरिंग सरफेस शुड बी। देखो, जो ACV वैल्यू होती है ना, ये दो दो प्रकार से इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। एक वेयरिंग सरफेस के लिए और एक अदर देन वेयरिंग सरफेस के लिए। तो जब आप वेयरिंग सरफेस की बात करोगे तो ये मैक्सिमम 30% बाय वेट होती है वेयरिंग सरफेस के लिए, और अदर देन वेयरिंग सरफेस ये होती है 45%। ठीक है, तो आपको जब पूछेगा ACV क्रशिंग वैल्यू वेयरिंग सरफेस के लिए 30 और अदर देन वेयरिंग सरफेस के लिए तो 45। यहाँ पे अदर देन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 45। ठीक है, और 30 कब होता, जब आपको अदर देन नहीं बोलता, ओनली वेयरिंग सरफेस बोलता। इससे कुछ डेटा है रिलेटेड, वो देख लेते हैं क्या है। देखो, क्रशिंग वैल्यू बेस कोर्स मैंने बताया था, अगर वेयरिंग कोर्स है तो 30% होगी, और वेयरिंग कोर्स के अलावा कुछ भी है दूसरा बेस कोर्स यहाँ बोला है तो उसके लिए 45% होगी। आगे देखते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ये वैल्यू कैसी मिलती है आपको, ये मिलती है आपको क्रशिंग वैल्यू टेस्ट से। ठीक है, जो आप ये टेस्ट यूज करते हो, टेस्ट परफॉर्म करते हो, इसमें जो सीव यूज करते हैं 2.36 mm की सीव यूज करते हैं। ये कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो लोडिंग हम यूज करते हैं ACV वैल्यू निकालने के लिए, वो 40 टन हम टोटल उसमें लोड लगाते हैं, और उसको जो लोड का जो रेट होता है वो होता है 4 टन पर मिनट का। ठीक है, 4 टन पर मिनट, इस रेट से आप लोड लगाओगे कितना, 40 टन का, और सीव यूज करोगे 2.36 mm की। देखो, अगर लोअर आपको अगर ACV की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो एग्रीगेट है वो लेस एग्रीगेट आपके क्रश हुए हैं लोडिंग के टाइम पे, और आपको लोअर एग्रीगेट ACV वैल्यू मिलती है। तो जब आपके लोअर एग्रीगेट क्रश होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपके एग्रीगेट अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आपको हायर रेजिस्टेंस देंगे अगेंस्ट क्रशिंग में। ठीक है, मतलब लोअर ACV मिलना इज बेटर। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 30%। ये 30% नहीं होना चाहिए एक्चुअली सरफेस कोर्स के लिए, जैसे मैंने बताया था ऊपर, बेरिंग कोर्स सरफेस कोर्स एक ही होता है, और 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेस कोर्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर था हमारा ये था 45 वाला। क्या पूछा था, बेरिंग कोर्स के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे IS कोड पे बेस्ड। ठीक है, और अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं हमारे ये कोर्सेज को या टेस्ट सीरीज को। ठीक है, टीम MCQ एप्लीकेशन पे। ओके, थैंक यू।